नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी करीब रात के 10:30 या 11 बज रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा नींद नहीं आ रहा है आज। अब उसका कारण भी क्या है ये भी बताऊँगा दोस्तों, वीडियो में बने रहना। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से पहले बता भी चुका हूँ कि अभी हमारे यहाँ लड़ाई-झगड़ा हुआ था खेत से संबंधित। तो वो जो मामला है दोस्तों, उसके चक्कर में मारपीट हुआ और हमने एफआईआर भी किया था। सामने वाले ने भी एफआईआर किया है। तो वो ये कॉपी है दोस्तों, इसी संबंध में आज हमको थाना बुलाए थे। थाना बुलाए तो कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमको आधार कार्ड माँगा गया था, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 3-3 फ़ोटो। उसी संबंध में गए थे दोस्तों। और उसी संबंध में गए तो उन्होंने कहा कि गवाह लगेंगे, गवाह और तब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो गवाह मिलेगा कि नहीं कल पता करके ले जाके देखेंगे दोस्तों। और उसी संबंध में मोटा-मोटी मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। दरअसल ये मामला क्या है? दरअसल दोस्तों ये मामला है पूरा फर्जी नामांतरण का। फर्जी नामांतरण मैं किस आधार पे कह रहा हूँ दोस्तों, इन दस्तावेज़ों के आधार पे मैं कह रहा हूँ। ये दस्तावेज़ बता रहे हैं दोस्तों कि ये नामांतरण फर्जी है, ये मुझे लगता है। हालाँकि इस बात को ना तो पुलिस सुनने को तैयार है, ना तो राजस्व विभाग हमारी बातों को नहीं सुना। इस संबंध में मैंने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर ऑफ़िस में भी इस मामले को मैंने बताया, उठाया, लेकिन वो लोग सुने नहीं। और हम जो कर दिए, जैसे कि एक गैम्बलर फ़िल्म में एक गाना है दोस्तों कि नदी को मैं नाला बोलूँ मेरी मर्ज़ी, जीजा को मैं साला बोलूँ मेरी मर्ज़ी, चाबी को मैं ताला बोलूँ मेरी मर्ज़ी। उस टाइप सा मामला मेरे को समझ में आया दोस्तों। क्योंकि उनका कहना ये है कि हमने जो कर दिया सो कर दिया, वही सही है। इसी आधार पर उन्होंने ज़मीन नापने के आदेश दिए। ज़मीन नापने के लिए पटवारी आए, पुलिस वाले भी आए थे और कोतवाल वगैरह भी आए थे गाँव के, और भी 2-3 और आए थे। ऐसे 10-15 लोग आए थे, वहाँ पे हमने मना किया, नापने नहीं दिए। रेवन्यू साहब भी आए थे, नापने नहीं दिए तो उन्होंने कहा कि आप सरकारी काम में बाधा क्यों पड़ रहे हो? तो हमने बताया कि सर ये नामांतरण फर्जी है, इसलिए हम बाधा पड़ रहे हैं। तो भी उन्होंने नहीं सुना और अंत में उन्होंने फिर ज़मीन को ज़बरदस्ती बोने लगे, तब जाके हम रोक लगाए। रोक लगाए तो वो मार-पिटाई में आ गए और मार-पीट दी हमको, तब जाके ये पूरा एफआईआर हुआ है। वरना हमने तो दोस्तों उचित मार्ग अपनाया था कानूनी कार्रवाई का। जैसे ही हमको पता चला कि ये पूरा फर्जी नामांतरण हुआ है, हमने सबसे पहले एसडीएम ऑफ़िस में अपील किया था। तो ये लोग जो है वकील से मिलकर हमारे केस को मतलब बंद करा दिए दोस्तों। मतलब हमारी केस का पैरवी नहीं किया वकील ने और ऐसे ही हमको 15-20 दिन घुमा दिया। अब जब बाद में हम जाके बोले वकील को कि सर हमारे केस का आगे का कुछ क्यों पता नहीं चल रहा है करके, तो बोले कि तुम लेट कहाँ इतना लटक गए? अभी तक क्या कर रहे थे हो? क्या कर रहे थे? ऐसा बोले। तो हम सोचे कि सर हम तो आपको बार-बार फ़ोन में पूछे, फिर भी आप हमको उल्टा बोल रहे हो। तो बोलता देर हो गया, फिर से केस करना पड़ेगा, फिर पैसा लगेगा। तो हम इस तरह से जब वहाँ से जाके पता किया एसडीएम कोर्ट में, तो हमारा केस को बंद कर दिया गया था। जब हमने वहाँ से जवाब लिया, यानी कि किस कारण हमारे केस को बंद किया गया, तो उन्होंने बताया कि केस में रुचि नहीं होने के कारण केस को बंद किया जाना उचित होगा, ऐसा बताया दोस्तों। इसके संबंध में हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत किया था। आज भी वो सीएम हेल्पलाइन वाला शिकायत ऑनलाइन है। तो दोस्तों ये पूरा जो मामला है, इसका एक मोटा-मोटी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि किन-किन दस्तावेज़ों में मतलब विरोधाभास हमको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं एक-एक खोल के दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पूरा दस्तावेज़ है मेरे पास मौजूद, लेकिन फ़िलहाल मैं खोल के नहीं ऐसे ही बताने वाला हूँ, क्योंकि आप खोल के दिखाऊँगा भी तो आप शायद देख नहीं पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने पटवारी के पास से जो वट वृक्ष निकाला, वंश वृक्ष यानी कि हमारा जो पूर्वज का था, उसमें हमारे दादाजी के फूल सिंह का 3 बेटे धुरेलाल, देव सिंह, देवलाल, 1 बहन देवमती, ठीक है? 1 बहन देवमती और 3 भाई। अब हमारी बुआ देवमती को दिए थे दोस्तों 1.5 एकड़ ज़मीन। वो ज़मीन वो ज़मीन उसके के नाम पे थी। अब हमारी बुआ खत्म हो गई, ये पूरा लंबा कहानी है, इसको मैं शायद छोटे-छोटे करके बाद में वीडियो में बताऊँगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमारी बुआ खत्म हो गई, उसकी बुआ की एक लड़की थी, हमारी बुआ की एक लड़की थी, अहिल्याबाई। क्योंकि वो उसे छोड़ के चली गई थी उसकी माँ, तो वो बचपन से यहीं रहती थी हमारे माँ-बाप के संरक्षण में। और हमारी जो दादी माँ थी उसके साथ रहती थी वो, और यहीं रहती थी वो, पढ़ाई-लिखाई यहीं, और यहीं वो 18-19 साल होने के बाद यहीं उसका देहांत हो गया। इस तरह से मामा और मामियों ने मिलकर उनका सारा कार्यक्रम किया और पाला-पोसा और सारा चीज़ कुछ किया। तो इस तरह से उसके मतलब हमारी बुआ और उसकी जो संतान थी यहाँ, उसके ख़त्म होने के बाद ही हमारी जो दादी माँ थी, यानी कि हमारे पिताजी की जो माँ, उसके आदेश अनुसार से गाँव के गवाह और कुछ गाँव के नागरिकों के समक्ष उस ज़मीन को 3 हिस्से में बाँटा गया था, क्योंकि हमारे जो पिताजी लोग थे 3 भाई थे, तो 3 हिस्से में बाँटा गया था उस ज़मीन को, और तीनों हिस्से में को अपने-अपने हिस्से को सब तीनों भाई कमा रहे थे दोस्तों। ये सन 2007-8 की बात है।
उसके बाद में ये 20-25 साल बाद कोई नया उत्तराधिकारी उत्पन्न होके जो हमारा ही छोटा भाई है, जिसने मुझे मारा पीटा, वो लड़का उसका दूसरा उत्तराधिकारी ढूँढ के, है ना? उसका दूसरा उत्तराधिकारी ढूँढ के इस ज़मीन को उसके नाम अकेले ही करवा दिया। ये पटवारी तहसीलदार से मिलकर अकेले ही उसका नाम करवा दिया दोस्तों। अब बताइए अगर उसका उत्तराधिकारी अगर वो कोई थी तो हम सबको पूछ कर काम करती या समाज से लड़ सकती थी, कानून से लड़ सकती थी, सरकार से लड़ सकती थी, अपना हिस्सा ले सकती थी। लेकिन वो चुपके से करा ली और ये सारा चीज़ जब जानकारी हमको हुआ तो तहसीलदार का आदेश जारी होने से 1 दिन, 2 दिन पहले हमको पता चला था। तो हम वहाँ भी गए, उनको भी बताया तो उन्होंने बोला कि आप सबूत लाओ। हम सबूत ब 2 दिन के अंदर सबूत लाओ बोले तो 2 दिन के अंदर हम सबूत लेके गए। हमारे 2 दिन उसके पास जाते तक के तहसीलदार जी आदेश दे दिए थे। तब जाके हमने एसडीएम ऑफ़िस में भी अपील किया, वहाँ भी इस तरह से होके हमारा केस को रद्द कर दिया गया। तब जाके हमने ये ठाना कि अब हम ज़मीन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ही संवैधानिक उपाय अपनाया लेकिन वहाँ पे भी हमको शिकस्त मिला थोड़ा-सा। तो हमने सोचा कि छोड़ेंगे नहीं तो ये खुद जाएगी और जाँच करवाएगी या हमको लेके जाएगी कोर्ट, ये सोच के हमने रोक लगाया था इस तो हमको मार पीट दिए, है ना? अब इस दस्तावेज़ों में जो है विरोधाभास उसको बता रहा हूँ दोस्तों। देखो हमारे जो वंश वृक्ष में बताया जैसे कि मैंने आपको कि 3 भाई हैं, धुरेलाल, देव सिंह और देवलाल, एक बुआ, है ना? अब बुआ खत्म होने के बाद बुआ का जो उत्तराधिकारी कुंती बाई और मंतूरा बाई का नाम आया खसरे में। अब हम कुंती बाई को जानते नहीं, मंतूरा बाई परसू को जानते नहीं, कुंती बाई परसू को जानते नहीं, तो हम तो सवाल उठाएँगे ही कि ये नाम कैसे आया हमारे वंशावली में और हमारे अ, मतलब ज़मीन में, हमारे पूर्वजों की ज़मीन में। तो कुंती बाई की बेटी अपने आप को बताकर कोई सुमित्रा बाई नाम की महिला ने इस ज़मीन को अपने नाम करा ली और ये जो हमको मारा पीटा है जनक, वो इसको उसके नाम कराने में पूरा मदद किया और पटवारी तहसीलदार सारे लोग उनको मदद किए, है ना? अब हम इसको उठाएँगे ही ना सवाल, क्योंकि जो उसका जो वास्तविक उत्तराधिकारी थी हमारी बुआ की, वो अहिल्या बाई थी, जो हमारे घर में रह के पढ़ी-बढ़ी और उसका सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अहिल्या बाई की पूरा डॉक्यूमेंट्स उसका स्कूल का प्रमाण पत्र है, हालाँकि बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन ये जो कुंती बाई के नाम पे जो ज़मीन ट्रांसफ़र किए थे, ये 2000 सन में ही कर दिए थे, पहले ही, बहुत पहले से ही। तो इसके नाम का ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना इसका नाम का कोई इनका अस्तित्व है कहीं। है तो कौन है, हम क्या जानते हैं उसको? और ये जो कुंती बाई की संतान अपने को बताकर अपना ज़मीन नाम कराई है, हम कुंती बाई की संतान को क्यों दें भई? हम सरकार से सीधा यही सिस्टम से यही सवाल करते हैं कि हमारी बुआ देवमती थी, देवमती की संतान अहिल्या बाई थी, अहिल्या बाई का नाम नहीं आया। अहिल्या बाई के अलावा दूसरे ये फर्जी उत्तराधिकारी कहाँ से उत्पन्न हो गए? हमारे पास सबूत है कि वो फर्जी हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका अस्तित्व है, जो वास्तविक उत्तराधिकारी है, वो उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और तो और सारा डॉक्यूमेंट में विरोधाभास है दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने बताया वंश वृक्ष उसमें एक ही बेटी है ना? अब दूसरा दूसरा उसका पहलू पढ़िए आप, जो सुमित्रा बाई है, जो कुंती बाई को अपना माँ बताकर ये ज़मीन नामांतरण अपने नाम कर ली है, वो अपने माँ का नाम तो कुंती बाई बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुंती बाई का माँ का नाम फिर वही श्यामवती और फूल सिंह, जो कि देवमती की माँ और पिताजी का नाम है। देवमती का पिताजी और माताजी का नाम श्यामवती और फूल सिंह था। तो वहीं फिर कुंती बाई का माताजी का नाम श्यामवती और पिताजी का नाम फूल सिंह लिखा हुआ है इस कुंती बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र में। यानी कि इस तरह से श्यामवती और फूल सिंह का 2 बेटी हो गए। और जिस तरह से नामांतरण पत्र में नामांतरण पंजी में जैसे कि देवमती का जो नामांतरण पंजी हुआ था उसकी मृत्यु के बाद, उसमें जो लिखा है कि देवमती के फौत होने के कारण उसकी ज़मीन को कुंती बाई कुंती बाई के नाम और मंतूरा बाई के नाम किया जाता है, जो कि उसकी बेटी हैं, पुत्र नहीं है। तो नामांतरण पंजी के हिसाब से जो कुंती बाई और मंतूरा बाई के नाम पे किया गया था ज़मीन, वो देवमती की बेटी हैं, नामांतरण पंजी के अनुसार और कुंती बाई परसू और मंतूरा बाई परसू। तो कुंती बाई और मंतूरा बाई दोनों बहन हुए क्योंकि उसको देवमती का बेटी बताया गया ना नामांतरण पंजी में। लेकिन इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देखिए अ, अभी जो कुंती बाई का बेटी बताकर अपने को ज़मीन नाम कराई है, वो क्या करी है कि कुंती बाई को अपना माँ बना ली और मंतूरा बाई को अपनी बहन। यानी कि जिसके नाम पे ज़मीन आएगा किसी की मृत्यु के बाद, तो एक बहन और एक बेटी के नाम पे नहीं आएगा। या तो दोनों बेटी होंगे या तो फिर दोनों बहन होंगी। लेकिन वहाँ पे एक को माँ बना दिया गया और एक को बहन, यानी कि कुंती बाई को माँ बना दिया गया और मंतूरा बाई को बहन बना दिया गया।
इस तरह से जो परसू लिखा है, दोनों कुंती बाई परसू और मंतुरा परसू, एक को मंतुरा का पिता बना दिया गया, एक को कुंती बाई का पति बना दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो जो ये परसू है, वो मंतुरा का भी पति हो गया, कुंती बाई का भी पति हो गया, और जिस तरह से कुंती बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम श्यामवती और फूल सिंह लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह से उसको देवमती का बहन भी बता दिया गया। किसको? कुंती बाई का। जबकि वंश वृक्ष में श्यामवती और फूल सिंह का एक ही बेटी है, देवमती। तो इतना सारा फर्जी है दोस्तों। और मैं क्या बताऊँ, और भी सारे फर्जी हैं, हालाँकि मेरे को बताते नहीं बन रहा है अभी, जिस तरह से मुझे बताना चाहिए शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जब पूछे जाएँगे एक-एक दस्तावेज़ मैं जब खोल के दिखाऊँगा तो मैं बहुत सारा विरोधाभास दर्शा सकता हूँ। तो ऐसी बात है दोस्तों। अब बताइए आप इस ऐसे फर्जी नामांतरण को, और वो भी तीनों भाई को बाँटा गया ज़मीन को, एक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति के नाम कर देगा तो हम उसमें कैसे राज़ी हो सकते हैं, है कि नहीं? इसका सामाजिक पहलू भी है दोस्तों, सामाजिक पहलू हालाँकि मैं अभी यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि सामाजिक के बीच में भी हम उन लोगों को बुलाए थे, वहाँ भी सुना नहीं गया उनके द्वारा। हम नहीं मानेंगे, बोले हमारा नाम हो गया है यानी कि हम ज़मीन कब्ज़ा करेंगे, ऐसा बोले गए। सामाजिक पहलू को वो लोग सुनने के तैयार ही नहीं थे, तो हम भी नहीं सुनते, हम भी कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। देखो हम फर्जी है उसको फर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने की बात है कि जो अस्तित्व में नहीं है, उसके नाम में ज़मीन में ट्रांसफ़र किया गया ज़मीन। जो व्यक्ति अस्तित्व में है ही नहीं, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं, और है तो मैं ऑनलाइन हूँ अभी, वीडियो बना रहा हूँ, जिसके पास भी है, उसका सबूत कुंती बाई परसू और मंतुरा परसू का डॉक्यूमेंट पेश कर दें, हम आज ज़मीन छोड़ देंगे। दूसरा बात मेरा सवाल ये है, इसका डॉक्यूमेंट बना कैसे? ये भी तो सवाल है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना भी जुर्म है, अपराध है, कानूनी अपराध है। कैसे जालसाज़ी तरीके से इसको योजनाबद्ध तरीके से इसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, वो भी मतलब एफ़िडेविट के माध्यम से। एफ़िडेविट भी अ, ओरिजिनल कोर्ट से बना हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत से बना हुआ, कुंती बाई का। अब ग्राम पंचायत तो शॉर्टकट कहता है कि भई जो बनाया गया वो ओरिजिनल मृत्यु जन्म मृत्यु रजिस्टर से लिया गया तथ्य आधार के आधार पर बनाया गया सो सत्य है। सरकारी वेबसाइट से बनाया गया है उसको भी, और उसको बनाने में भी कुछ लोग गवाह के रूप में वहाँ साइन किए हैं। सारा चीज़ साइन कर दिए हैं, और जो कोर्ट का जो एफ़िडेविट है उसमें भी कोर्ट का सील है। तो सरकार ही खुद उसको कुंती बाई का बेटी बना दिया, कुंती बाई का वारिस बता दिया। हमारे वंश वृक्ष में कुंती बाई नाम की कोई महिला है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं। हम कैसे देंगे कुंती बाई की या संतान को या कुंती बाई को ज़मीन? आप ही बताइए। कोई एक क्रमबद्ध तरीके से उत्तराधिकारी का जो क्रम होता है, उस तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई लीगल प्रोसेस हमारे हमको दिखा दे, कोई भी सिस्टम, ये अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे ये जो हमसे सामने ज़मीन के लिए लड़ रहा है वो, तो हम तुरंत ही, हमको किसी का झगड़ा नहीं चाहिए, किसी का ज़मीन नहीं चाहिए। हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से मज़दूरी बनी करके जी लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया फर्जी, हमको बगैर सूचना के, और ये जो पटवारी तहसीलदार हैं हमको बगैर सूचना के हमारे मना करने के बावजूद भी ये जो पूरा प्रोसेस किए, तो हमको क्यों गुस्सा नहीं आएगा? जब हम कुछ भी गलत नहीं है तो हमको लड़ने में क्या तकलीफ़ है? और तकलीफ़ तो है ही दोस्तों, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज़ 100-200 रुपए का काम करते हैं तब जाके हमारा जीवन यापन होता है। किसानी के साथ-साथ थोड़ा बहुत ऐसे ही पंचर-वंचर का काम करता हूँ मैं। और ये मेरा पहला मामला है दोस्तों इस तरह से कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन फिर भी अब क्या करूँ, कुछ लोग परिवार हैं साथ में, अब लड़ना तो है ही दोस्तों, क्योंकि ऐसा मामला हम हमारे जीवन में आया नहीं था, लेकिन लड़ना ही है। हमको आधार पे लड़ रहे हैं दोस्तों, हम ऐसे ही बेफिज़ूल नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पास सबूत है इसलिए लड़ रहे हैं, और हमको फर्जी दिख रहा है वो, है कि नहीं? और जब तीनों भाई बाँट लिए थे उस हिस्से में, वो स्वयं काबिज़ था, वो खुद बाँटा था अपने हाथ से, हमारा जो छोटा भाई है वो, हमारे अंकल जो है वो, और उसका लड़का उसको व्यक्तिगत रूप से इस ज़मीन को हमसे हड़पने के लिए, यानी कि इस ज़मीन को उसका नाम करा दूँ ताकि, और उससे मैं खरीद लूँ अकेले, और ये लोग सब देखते रह जाएँ। इस मंशा से उसने पूरा ये प्रोसेस किया है, तो हम तो लड़ेंगे ही दोस्तों, क्योंकि जो सबूत है हमारे पास हम उसी के आधार पे लड़ रहे हैं। बाकी आगे जेल होगा, फांसी होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। हमको कानून पर आज भी भरोसा है, हालाँकि देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं इसका जो प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे वास्तविक में जो गरीब व्यक्ति है, उसको न्याय मिलना मुश्किल है ही दोस्तों। हालाँकि हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं, आगे पता चलेगा क्या होगा पता नहीं, इसका रूप कैसा होगा। लेकिन संभावना ऐसा है, मुझे आ गया है कि गरीब व्यक्ति को जो प्रोसेसिंग है ये पूरा कोर्ट कचहरी थाना का, इससे न्याय मिलने का उम्मीद गरीब व्यक्ति और शरीफ व्यक्ति को, जो बोलना नहीं जानता, झूठ बोलना नहीं जानता, जो छल-छिद्र नहीं जानता, उसको
मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ सबूत है और जिस आधार पे हम इसको फर्जी मान रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, है ना? उसके बावजूद भी हमको मार-पीट दिया गया, हम ही को। और हम रिपोर्ट लिखाने गए तो उल्टा हमारे खिलाफ और रिपोर्ट लिखा दिए, उल्टा-सीधा इल्ज़ाम करके। बताइए कि हमने भी उनको मारा। अब केस तो दोनों तरफ से चलेगा, है कि नहीं? दोनों तरफ से केस चलेगा तो अब बताइए जो पैसे वाले होगा उसके लिए तो आसान है लड़ना, बार-बार कोर्ट कचहरी जाना, वकील को पैसा लगता है आजकल वकील का भी बहुत ज़्यादा फीस है। 100 किलोमीटर कोर्ट कचहरी दूर है, आने-जाने में टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो गरीब आदमी रहेगा वो थक-हार कर अंतिम में समझौता होने पर मजबूर और लाचार हो जाएगा। लेकिन इंसाफ़ की उम्मीद उसको भी रहता है बेचारे को, लेकिन मेरे को लगता है कि मुश्किल जाएगा दोस्तों। लेकिन हम तो लोग तो लड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जो लड़की उसका वास्तविक उत्तराधिकारी थी, उसका नाम आया ही नहीं और ये फर्जी-फर्जी लोगों का नाम आ गया, बताइए ज़मीन में, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? और उनका वंश है नहीं तो फिर हम उसको है नहीं करके बाँट के कमा रहे थे, उसमें एक व्यक्ति मिलकर अंदर साजिश करके एक व्यक्ति ही दूसरे का नाम कैसे करा सकता है? अगर वो व्यक्ति अगर होगा भी या होता भी, तो उसको सामने लाता और ये उसका उत्तराधिकारी है, ऐसा करके बात रखता, समाज में बात रखता और हमारे सामने लाता और हमसे माँग करता और हम नहीं देने के लिए तैयार होते, तब वो लीगल प्रोसेस करता फिर। अब लीगल तरीके से करना था। ये फर्जी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, एफ़िडेविट बनाना, झूठा गवाह तैयार करना, ये जो सारा चीज़ है, जो क्रमबद्ध तरीका होता है, वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक ही व्यक्ति को 3-3 महिलाओं का पति बताया गया है इस पूरे दस्तावेज़ में, बताइए, है ना? जिस माँ-बाप के 1 बेटी है उसमें उसका 2 बेटी बना दिया गया। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। जो आप देखेंगे कि जो कलेक्टर ऑफ़िस में हमारा जब जन सुनवाई में हुआ था, तो वहाँ भी फर्जी तरीके से हमारे खिलाफ़ केस बना दिया गया और हम अखबार में चिपका दिए कि नहीं, राजू अपनी बुआ की ज़मीन हड़पने की किया था कोशिश, साजिश का हुआ पर्दाफ़ाश, फ़ोटो छपवा दिए, मेरा बदनामी कर दिया, बताइए। कलेक्टर ऑफ़िस में भी मैंने सच बात को रखा था कि कुंती बाई को हम नहीं जानते। तो वो लोग बोल रहे थे कि इससे आपको क्या मतलब, ज़मीन आपकी है क्या? मतलब ज़मीन हमारी नहीं है, मामला हमारा नहीं है, तो फिर हम कौन हैं फिर संविधान में? हम भारत के लोग क्यों लिखे हैं वहाँ पे? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या गलत प्रोसेस, गलत तरीका, कानून का उल्लंघन के खिलाफ क्या हम लोग नहीं बोल सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या? तो फिर वही बोलो फिर। जीजा को मैं साला बोलूँ, चाबी को मैं ताला बोलूँ, नदी को मैं नाला बोलूँ, मेरी मर्ज़ी। आप बोलो ना भैया, हम अ, कार्यपालिका विभाग से हैं, हम कुछ भी करें, आप लोगों को बीच में टाँगा फिर आप ही करते रहिए फिर। आप कर भी तो रहे हैं शायद, क्योंकि जनता अशिक्षित है, जनता नासमझ है, कानून से अनजान है और सिस्टम से डरता भी है। जो सिस्टम पूरे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संतुलित ढंग से चलाने के लिए जो बना है, ऐसा लगने लगा है कि गरीब लोगों के वही मालिक हैं, हम लोग तो बस ऐसे ही हैं, पुतले की तरह। हमको जैसा नचाएँगे वैसे हम नाचते रहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करते रहेंगे, डराएँगे तो डर जाएँगे, देंगे तो खा लेंगे, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? 5 किलो राशन देंगे तो 5 ही किलो हम खाएँगे, 2 किलो देंगे तो 2 ही किलो खाएँगे, नहीं देंगे तो फिर भूखे रह जाएँगे। खेती करते-करते तो कई वर्ष हो गए दोस्तों किसानों को। कारण वही है कि हम लोग अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और जो उठाना चाहता है उसका आवाज़ को ऐसी जो मैं सभी अधिकारी कर्मचारी को नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोग होते हैं, आज भी दुनिया टिका हुआ है तो कुछ लोग सही होंगे और हैं, इसलिए टिका हुआ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, इससे तो हमारा भरोसा थोड़ा कमज़ोर हो गया। मुझे पहले भी भरोसा था सिस्टम पे। मुझे ऐसा लगता था हमारे साथ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। कुछ चीज़ों को हम रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गाँव में, पाखा में, पड़ोस में, इन सब चीज़ को समूह-समूह के रह गए क्योंकि ये हमारा सामाजिक मामला है करके। लेकिन जब हम संवैधानिक मामले में भी ऐसी चीज़ देखेंगे, सीखेंगे तो फिर हमारा भरोसा टूट जाता है दोस्तों। अब टूटना क्या, टूट ही गया समझो ना, क्योंकि हमने जिस तरह से रिक्वेस्ट किया था तहसीलदार ऑफ़िस में, कलेक्टर ऑफ़िस में, एसडीएम ऑफ़िस में, हमारी सुनवाई नहीं किया गया तो मुझे बहुत दुःख हुआ। इससे हमारे जैसे तो हम लोग तो कुछ तो चलो मैं कुछ तो कमा लेता हूँ, 100-200 रुपए मैं कमा लेता हूँ, तो चलो एक प्रकार से थोड़ा हिम्मत कर सकता हूँ कि चलो आगे 1-2 साल कोशिश कर लूँ। लेकिन कुछ लोग कमा ही नहीं सकते, कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो किसी लाचारी के कारण नहीं कमा सकते, तो वो लोग क्या हिम्मत करेंगे बताइए? वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो लोग कानून से अनजान हैं, सिस्टम तो वो लोग कैसे कर पाएँगे? उनको कैसे न्याय मिलेगा? जबकि हम लोग एक बड़ा संविधान पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं संवैधानिक न्याय, ये सब सारी जो बातें हैं, हम जो करते हैं ये सब कहाँ क्यों भूल गए हम अपना कर्तव्य को कहता हूँ मैं। अब हम ही लोग दोषी हो गए बताइए, जो इतना सारा दस्तावेज़ लेके बैठे हैं, हम लोग दोषी हो गए अब, वो लोग अच्छे हो गए। मार भी पीट दिए हम सही बोलने वाले के लिए, अब भई हम ज़मीन नहीं छोड़ रहे थे, तो उनको संवैधानिक कार्रवाई करना था, हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाना था, हमारे खिलाफ़ या फिर कोर्ट में
अपील करना था कि वो छोड़ नहीं रहे हैं। फिर पुलिस कार्रवाई करती है अपनी, पुलिस हमको मारती है। हम एक तरह से सोच लेते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हमने कानून का उल्लंघन किया, नियमों का उल्लंघन किया, पुलिस ने हमको मारा। हमारा हिस्से में जो बाँटा लेने वाला है, जो खुद एक हिस्से का कमा खा रहा है, वही बाँटा लेने के बाद हमारे बाँटे में आकर ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगा, तो हम तो रोक लगाएँगे, और रोक लगाएँगे तो मारेगा पीटेगा भी, और उल्टा हमको मारने के लिए आएगा कि हम ही पर इल्ज़ाम लगाएगा। तो बताइए कहाँ का न्याय है? तो दोस्तों पूरा-पूरा मामला मैं आपको फिलहाल, लंबा वीडियो हो जाएगा, एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा। मेरे को एक-एक दिमाग में सेट हो गया है दोस्तों, किस-किस अधिकारी के पास मैं कब-कब गया और किस-किस अधिकारी कर्मचारी ने मुझे क्या-क्या जवाब दिया और मेरे साथ क्या-क्या हुआ। क्योंकि ऐसा मामला मेरे साथ पहली बार हुआ है, इसलिए इन सब बहुत सारी चीज़ों को नोट करके रखा हूँ दोस्तों मैं। एक-एक चीज़ आप अगर सुनना चाहेंगे तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, और हालाँकि आप सब लोग पहले से ही इन सब सारी चीज़ों को जानते होंगे, मेरा पहली मामला है इसलिए मैं अभी नहीं जानता, और कुछ-कुछ जान गया हूँ उसको भी बताने की कोशिश करूँगा, और जो भी आगे होगा मेरे साथ, वो सारा जो अपडेट होगा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करना, लड़ाई लंबा है। जिस तरह से मैंने बताया आपको, पूरे डॉक्यूमेंट एक-दूसरे से विरोधाभास हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत? कमेंट में बताने की कोशिश भी करना, और अगर मैं कुछ और चीज़ें जो आपके सामने रखूँगा तो उसमें भी अगर आप मेरा सहयोग करना चाहें तो एक मार्गदर्शन के रूप में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।